नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कुंवर नटवर सिंह जी। क्योंकि 10 बुक वो लिख चुके हैं अपनी, लेकिन 11वीं बुक के चलते वो बेहद चर्चा में हैं। उनके बुक ने कई सारे रहस्योद्घाटन किए हैं, खुलासे किए हैं। नटवर सिंह जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस बुक के ऑटोग्राफ आप हमें दें, लेकिन मैं साथ ही साथ ये जानना भी चाहूंगा कि क्यों होता है कि आदमी रिटायर होने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है और कई सारे ऐसे रहस्योद्घाटन करता है जिसके बारे में अगर उस वक्त कह दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, जब ये खुलासे होने चाहिए थे। चर्चिल ने रिटायरमेंट के बाद लिखी है किताब। सारे लीडर रिटायरमेंट के बाद लिखते हैं, और जो रिटायरमेंट के बाद नहीं लिखते, पहले बीच में लिख देते, तो उस किताब को खरीदता नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है बुक के लिए। मैंने तो आज तक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिंदगी में करी नहीं। मैं जानता नहीं मार्केट क्या होता है, मुझे यही नहीं पता कि वो क्या होती है, सेंसेक्स क्या भला है। लेकिन कांग्रेस आपकी जितने भी रिवोल्यूशन है उन पर मैं बाद में आऊंगा, उसको एक अच्छा मार्केटिंग गिमिक कह रही है। अब देखिए, आजाद देश है, जो मर्जी आए जो कह दे, तो मुझ पर तो कोई असर पड़ता नहीं उसका। मैं अपने को जानता हूं, मुझे अपने को जवाब देना है, तो मैं ऐसी बात नहीं कहूँ। सब मेरी किताब बिक जाए, भगवान ने काफी दिया है मुझे। बिल्कुल, भगवान ने बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने काफी दिया है आपको। कब आपको एक बुक लिखने का आइडिया आया? कब आपने सोचा कि आप एक इस तरह की पुस्तक लिखेंगे? मैंने शुरू की थी ये 2011 के मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर में, और मैंने कहा कि अब आप के लिए ऊपर जगह खाली हो रही है, तो जरा जल्दी। नहीं, आप शतायु हो सर आप। जल्दी लिख दीजिए, 83 साल की उम्र हो गई है। तो मैंने लिखा, फिर वो 2.5-3 लगे, तो ये इस मार्च फरवरी में तैयार हुई। फिर मैंने अपने पब्लिशर को दी, फिर प्रूफ आया तो मैंने बहुत रिवाइज किया, तो स्टाइल, लिटरेरी फॉर्म और फैक्ट्स वगैरह, अगर एक आध दो कहीं गलती हो गई हो तो अगली एडिशन में करेक्ट कर देंगे उनको। पर मैंने लिखी, मेरी जिंदगी काफी दिलचस्प रही है। तो ये टाइटल बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा पहले तो करो उसको डबल लाइफ, 25 साल फॉरेन सर्विस, 25 साल पॉलिटिक्स। फिर मैंने कहा कि जस्ट पासिंग बाय। फिर मैंने मूर्ख कहा कि लिखो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नॉन इंडियन, मेरा चौधरी का अननोन इंडियन। फिर ये आया मुझे एक दिन रात को, और ये मुझे टाइटल ठीक लगा। वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो आप दूसरी जिंदगी जीना चाहते हैं? नहीं, अगर और जिंदगी आए तो और भी बात है। देखिए, मेरी मौत हो सकती है 60 वर्ष में, कोई कह थोड़ी सकता है। नहीं, हमने फिर कहा, फिर कहेंगे आप शतायु हो। नहीं, मेरे पिताजी की देहांत हो गया 65 साल की उम्र में। जी सर, शुरुआत करें आपके बुक के बिल्कुल पहले चैप्टर से। आपसे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मिलने आए। जी। जब प्रियंका जी ने आपको टेलीफोन किया तब आपको पता था या ऐसा? सर, शुरुआत करें आपके बुक के बिल्कुल पहले चैप्टर से। आपसे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मिलने आए। जी। जब प्रियंका जी ने आपको टेलीफोन किया तब आपको पता था या एहसास हो चुका था कि ये मुलाकात किस संदर्भ में हो रही है? देखिए, ऐसा है, मुझे दोहराना होगा। मेरे सुमन दुबे साहब बड़े नजदीकी दोस्त हैं और बहुत ही आलीशान इंसान है। 20 अप्रैल को उन्होंने मुझे लंच में बुलाया और उस किताब की चर्चा की, क्या ऑटोबायोग्राफी आ रही है, क्या है। मैंने कहा देखो, मैं अपनी किताब को एडिट तो नहीं कर सकता, मगर मैं कोई अच्छी बात नहीं करता हूं, मेरा स्वभाव नहीं है, पर जो सत्य है वो लिख देंगे उसको। फिर 28 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में मेरी एक इंटरव्यू आई। उसमें इंटरव्यू में उसने पूछा, मिस्टर मनोज हैं उसके शायद इकोनॉमिक टाइम्स के, कि आप के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है और आपको तंग किया गया है, तो आप बहुत बिटर होंगे, तो क्या लिखेंगे? मेरे भाई, मैं बिटर तो नहीं होता, मेरा स्वभाव ही नहीं बिटर में। क्या एक तो जिंदगी दी है, उसको जाया करो बिटरनेस में या बदला लेने में, मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, असलियत तो मैं लिखूंगा, इसमें दो राय नहीं है। तो उसी दिन सुबह सुमन दुबे जी का टेलीफोन आया कि भाई आप ये अखबार में कुछ आया, मैंने पढ़ा नहीं, आप सोनी जी से मिल लीजिए आज शाम को। मैं भाई आज शाम को तो नहीं मिल सकता मैं। फिर आया प्रियंका का टेलीफोन कि मिल सकती हूँ आपसे। मैं कहा नहीं, 1 हफ्ते के बाद मिल सकता हूँ आपको। तो 6 तारीख मई को फिर टेलीफोन आया प्रियंका का कि मैं आ सकता। मैंने कहा जरूर आइए,
7 तारीख को आ गई वो हमारे घर, बातचीत हुई उनसे। मैंने पूछा बच्चे कैसे हैं, कि ठीक है बड़े हो रहे हैं। मैंने कैसा हुआ अमेठी और उसमें रायबरेली में, उन्होंने कहा अच्छी तरह है, जीत जाएंगे। और कहीं मैं कह सकती हूँ, उन्होंने कहा मैं दिल्ली में क्या हूँ, उन्होंने कहा दिल्ली में तो लगता है कि हमारी सीट नहीं आएगी क्या। तो फिर मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माता जी ने भेजा है आपके पास, और आपकी जो ऑटोबायोग्राफी आने वाली है उसमें आप क्या जिक्र करेंगे जो मई 2004 में हुआ। मैंने फिर ये कहा, मैंने मेरी कोई किताब तो एडिट नहीं कर सकता, और मैंने कोई आई नॉट इट बिलो द बेल्ट, यानी मैं कोई अच्छी बात करूंगा ना कोई चीप बात करूंगा, पर ये रोज जो सत्य हो तो लिखनी पड़ेगी। सोनिया गांधी भी आई उसके थोड़े बाद वो आ गई। तो जब वो आई तो मैंने कहा कि भाई बहुत कमाल है, आप स्वागत है आपका, और बैठ गई, बहुत अच्छी तरह से बैठ गई। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत आपने मुझे बहुत इज्जत दी कि आप आई हैं, ज़्यादा आप जाती नहीं है, और 8 वर्ष से मेरे यहाँ भी नहीं आई है। और मैंने कहा जो कुछ हुआ है मैंने बता दिया है प्रियंका को। तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था जो कुछ आपके साथ व्यवहार हुआ है। तो क्या आपको लगता है उनको पता नहीं होगा? ठहरिए, तो मैंने उनसे ये कहा कि ये तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आपके बगैर तो कांग्रेस की पत्ती नहीं हिलती, ना सरकार में हिलती। तो ये देखिए, और मैंने कहा मनमोहन सिंह जी की तो हिम्मत नहीं होती कि मुझे उंगली उठाते अगर आप मंजूरी नहीं होती। ये असलियत है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आई एम सॉरी, माफी मांगी आपसे? ये कहा आई एम सॉरी, और क्या। आपको लगा कि वो माफी जेन्युइन थी? क्यों नहीं, मैं तो शुभा नहीं करता उनके ऊपर। देखिए आफ्टर इतनी बड़ी लीडर है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लीडर है जब तक मोदी नहीं आए थे। दुनिया में उनका नाम है, कोई सर्वे आती है कि सबसे ताकतवर महिला कौन है दुनिया में, तो सोनिया नंबर 4 या 5 पे आती है। लोग कह रहे हैं, आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आपने बैर भाव से, रिवेंज के लिए सब लिखा, क्योंकि आपके दिल में बहुत भड़ास थी आपके साथ पिछले 8 सालों के दौरान जो कुछ हुआ, उसके चलते आपने ये ऑटोबायोग्राफी। उनको कैसे पता मेरे अंदर क्या था? नहीं, एक्सप्रेशन कर दिया। किसने किया है, किसने किया एक्सप्रेशन? जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में आपका वो इंटरव्यू। नहीं, वो तो उसमें ये नहीं कहा कि मैं बिटर हूँ, बिल्कुल नहीं कहा, ना मेरी बदले की भावना है। कौन लोग कह रहे हैं ये, उनका नाम बता दीजिए आप मुझे। सभी कांग्रेस पार्टी के नाम बताइए। अभिषेक अजय माखन ने अपने इंटरव्यू में कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा। अब मैं बड़ी इज्जत करता हूँ दिग्विजय सिंह जी की, मैं उम्मीद आशा करता हूँ कि वो किसी दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। अभिषेक सिंह साहब बहुत ही माननीय लॉयर हैं, मैं चाहता हूँ कि वो किसी दिन भगवान करे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि आपके अंदर कोई बिटरनेस रही वोलकर कांड के बाद? अरे भाई, बिटरनेस रही होती तो खत्म हो जाते कभी के। अपना चेहरा कैसे दिखाते दर्पण में, बैरभाव का क्या मतलब है, क्या निकलता है जिंदगी के अंदर? मुझे जवाब अपने आप को देना है, और मुझे शर्म नहीं आती, अपना मुंह देखता हूं मैं शीशे में। अगर ऐसे काम करूंगा तो मैं अपनी निगाहों में गिर जाऊंगा। आपको क्या लगता है जो 2005-2006 के दौरान हुआ उसके पीछे कौन था? आखिरकार इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन था? आपने पूरा एक चैप्टर लिखा है वोलकर कॉन्स्पिरेसी, आपको क्या लगता है उसका निचोड़ क्या है उस पूरे चैप्टर का? इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन? देखिए, ऐसा हुआ जब ये रिपोर्ट आई वोलकर साहब की, तो मैं मॉस्को से आया था प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके, और मेरे अपोजिट नंबर फॉरेन मिनिस्टर लावरोव से बात करके। तो रात को मैं फ्रैंकफर्ट होता है, कोई फ्लाइट नहीं थी। तो सुबह 5 बजे टेलीफोन आया, हमारे जो राजदूत हैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा साहब ये रिपोर्ट आई है वोलकर साहब की, उसमें आपका नाम है, कांग्रेस का है और कुछ कॉर्पोरेट हाउस का है कि हम नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं। तो भाई मैंने कहा अजीब हालत है, कैसे हो गया ये? पहले मैंने सोचा कि मैं जाऊं न्यूयॉर्क और वोलकर साहब से कहूं बताइए क्या है? आपने हमको तो कहा नहीं है, ये हम लोग जवाब देते। फिर मैंने कहा चलो दिल्ली चले जाएंगे, बता देंगे सबको। इतने में एक वहां से कोई ईमेल या कुछ आई, उसमें लिखा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने, अंबिका सोनी के कांग्रेस साफ है, नटवर सिंह अपनी देखभाल कर ले। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये। तो आपको बुरा लगा? हाँ, नहीं क्यों है,
भाई कम से कम इंतजार तो कर लेते। 8 घंटे में आ रहा था, पूछ तो लेते कि भाई क्या हुआ बताइए। उसके बाद आपको लगा कि कांग्रेस ने आपको अकेला छोड़ दिया है? नहीं, अकेला छोड़ दिया कि जब आपके लीडर ने ये नहीं कहा कि आप मुझे बता दीजिए, तो आप तो जानते हैं कांग्रेस कल्चर क्या है। क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस कल्चर के छोड़ दीजिए। बट ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? आप 40 साल तक 45 साल तक एक फैमिली के साथ रहे और एक इंसिडेंट के अब चलते यही तो मुझे अचंभा हुआ कि भाई आपने मुझे मौका तक नहीं दिया, पूछ तो लेते। इतने दरमियान में जो छुटवैया थे वो लग गए कि उनने कहा वो तो आपके नजदीक है नटवर सिंह, सब लोग कहेंगे कि आपने लिया है पैसा। अब पाठक साहब की इंक्वायरी ने तो कह दिया साहब नटवर सिंह ने तो पैसा नहीं लिया, खुलेआम लिखा हुआ है, कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने एक पैसा भी लिया हो। और उनने मुझसे खुद कहा भाई मेरे को बहुत दबाव था कि आपको फंसा दिया जाए, और उन्हीं पाठक साहब ने कांग्रेस का भी कह दिया कि ऐसे नाम कैसे आ गया। तो भाई आपसे ये इंक्वायरी है किसकी? मेरे लिए थी कि कांग्रेस लिए भी थी? क्या जब ये कांड हुआ उसके बाद सोनिया गांधी जी का जो व्यवहार था आपके प्रति पूरी तरह से बदल गया? नहीं, मैं तो मिला ही नहीं 6-7 साल। हाँ। मिलने की कोशिश की आपने? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या जरूरत थी? मैंने एक दफा जरूर मैंने किताब लिखी भेज दी थी उनको, मैं चाहूंगा मैं आपको आके दे दूं। उन्होंने कहा कि भिजवा दीजिए, मैंने भिजवा दी। ने उनके लिए कहा है कि वो जो फैसले होते थे वो खुद के फैसले होते थे और एक तरह से वो फैसले लोगों पर इम्पोज होते थे, वो सलाह मशविरा बेहद कम करती थी। और आपके लिए जो फैसला लिया गया उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह से जाकर सीधे कह दिया कि नहीं, आपको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना देना है वोलकर के बाद। क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि सोनिया गांधी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है वहां पर। नहीं, ऐसा हुआ था, वो बिल्कुल हुआ था। और सोनिया गांधी से कोई बहस तो करता नहीं कांग्रेस में। आप उनके इस रोल को कैसे देखते हैं? आपका कहना था कि कोई इंडियन व्यक्ति किसी बूढ़े व्यक्ति का ऐसा अपमान नहीं कर सकता। देखिए, ये जो मेरे साथ व्यवहार हुआ वो राजीव गांधी साहब नहीं करते, श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं करती, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं करते, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि आपकी उम्र के लोगों को कुछ रिगार्ड रखना चाहिए उसका। आपने लिखा है कि सभी राजनीतिक फैसले 10 जनपद में होते थे, यहां तक कि जो फाइलें थी वो 10 जनपद जाया करती थी। ये किस आधार पर लिखा? देखिए, ऐसा है कि 10 साल तक नंबर 1 कौन थे? 10 नंबर 7 नंबर तो नहीं था। और मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था उन्होंने, तो मनमोहन सिंह जी तो टक्कर लेते नहीं, टक्कर जरूरत नहीं थी। अब कोई फाइल जाती थी, जैसे कि इनका नाम लिया है, क्या नाम है इनका, चैटर्जी, पुलक चैटर्जी ले जाते थे, तो वो हम कोई खाना खाने नहीं जाते थे, कोई फाइल हमको दिखाने जाते थे, वो आती थी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जाती थी। और मेरे साथ ये वाकया हुआ, उन्होंने एक दफा कहा कि आपके यहाँ एक फाइल है जिसमें डिफेंस की डील की बात कर रही है, आप सब शामिल हो रहे हैं। मैंने कहा आपने मेरे फाइल के दस्तखत देखे और आपको पता कैसे लगा फाइल का? फिर उनका क्या जवाब था? तो उन्होंने कहा कि ये आपने उनको प्रणब मुखर्जी ने कुछ कहा है। मैंने कहा वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमसे सीनियर है, और उनका महकमा है, मैंने कहा मैं आपको भेज रहा हूं। उसके बाद कभी जिक्र नहीं किया उसका। आपने जिक्र किया है कि आपके ऑफिस में कोई मोल था जो 10 जनपद को जानकारी देता था, ये मोल कौन था? देखिए, वो मौत के घाट पे उतरे हुए हैं, 90 साल से ऊपर है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मगर देख, ऐसा है ना, सब बड़े देशों में सब बड़ी महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उन पर रखी जाती है खबर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये कोई देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारे आज कह दिया सुषमा स्वराज जी ने कि भाई मंजूर नहीं है कि आप हमारे यहाँ स्नूपिंग कर रहे हो। सब दुनिया करती है, सारे बड़े देश करते हैं, बर्तानिया करता है, अमेरिका, रूस, चाइना, सब करते हैं इसको। आपने मनमोहन सिंह को स्पाइनलेस लिखा है और ये भी लिखा है डिसेंट। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हो सकता है, बहुत अच्छे आदमी है और रीढ़ की हड्डी में जोर नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में जोर नहीं है, तो होता तो क्यों ये हालत होती? 10 साल में आपको कहां कहां लगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में जोर नहीं? हर जगह लगा। आप बता दीजिए कहां नहीं लगा। आप अगर देखिए कि अगर वो जब राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दी टेलीविजन पर, कहा नॉन भेज दो
वेस्ट फॉर बास्केट में, तो मैं उम्मीद करता था कि मनमोहन सिंह जी इस्तीफा दे देंगे। भाई कोई भी स्वाभिमान का आदमी कहता है भाई ये क्या है, मंजूर नहीं है हमको। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो राहुल के नीचे काम करने को तैयार हूं। लेकिन आप उनको डिसेंट भी मानते हैं, आप उनको स्पाइनलेस भी मानते हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है। आप कैसे उनको डिफाइन करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और आपको क्या लगता है सोनिया गांधी और उनके वर्किंग रिलेशंस कैसे थे? नहीं, मेरे ख्याल वकील अच्छे थे, वो जाते थे उनके पास पूछने के लिए, मगर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे बगैर सोनिया गांधी के अप्रूवल के। और देखिए, हर एक इंसान में मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होती है। मेरी एक पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी राजस्थानियत, हिंदुस्तानियत, इंसानियत, इसमें कोई टकराव नहीं है। हो सकता है टकराव, तो इसलिए मनमोहन सिंह जी इसमें दो राय नहीं कि बहुत ही सज्जन ईमानदार आदमी है। और कुछ कमजोरियां भी हो सकती है, जो हम सब में होती है, और कमजोरी ये है कि वो अपने डट नहीं जाते कि भाई ये फैसला मेरा है। जैसे न्यूक्लियर डील का उन्होंने कहा है, अगर आप पढ़ें कॉन्डलीसा राइस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, उन्होंने लिखा है अगर नेटवर्क से नहीं हो तो जो डील आगे बढ़ता ही नहीं। बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह ने कह दिया कि ये तो मैंने करवाया था। फिर मैंने लिखा है भाई कहाँ करवाया था आपने, तो पढ़ तो लो इसको। और जब वो अमेरिकन ने गोल पोस्ट हटाए तो मैंने कहा ये गलत हो रहा है। मैंने चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को, तो ये गलत काम हो रहा है। इसके लिए जब मैं वापस आया वहां से, ये जब डील की बातचीत हो गई, मनमोहन सिंह भी थे और हम भी थे, प्रेसिडेंट बुश से मिल के आए, तो मुझे सोनिया जी ने कहा कि कैसे मंजूर कर लिया आपने इसको, आपको नहीं पता कि यहाँ ये हिंदुस्तान में एंटी अमेरिकन फीलिंग है नीचे नीचे। तो मेरे प्राइम मिनिस्टर तो वहां थे, तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट मी। फिर 6 महीने बाद बदल गई जब वो मुझसे बुश आए यहाँ। क्यों बदली? अभी उनसे पूछ लीजिए आप, मैंने तो पूछा नहीं उनसे। मैं जो शब्द का इस्तेमाल करना चाहता था कि आपको लगता है सोनिया बहुत कठोर हैं अपने फैसले लेने में। मैं उसका जो इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा था मुझे। सोनिया क्या बहुत कठोर हैं अपने फैसले? फैसले को है, उसको दो राय नहीं। कोई ऐसे फैसले बताएंगे जहां पे आपको उनकी कठोरता? नहीं, जो उन्होंने व्यवहार किया अर्जुन सिंह जी के साथ, अच्छा व्यवहार नहीं किया उनके साथ, बहुत दुखी हुए। अंत में दुखी से जाते जाते हो? बहुत दुखी थे। आपने मई 2004 का जिक्र किया, जब अपनी पुस्तक के अंदर जब सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। क्या वो अंतरात्मा की आवाज थी, त्याग था, या कुछ और था? लेकिन और ये था कि राहुल गांधी साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं बनने दूंगा, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरी दादी की हत्या हो गई, आपकी भी हो जाएगी, और बतौर बेटे के मैं ये आपको नहीं होने दूंगा। और मैं दाद देता हूं राहुल को कि उन्होंने ऐसा किया अपनी मदर के लिए। और आगे, और ये मैं मानता हूं कि अगर बन जाती तो 6 महीने में इनको गोली मार दी जाती। इस वक्त ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने खिलाफ हैं इस परिवार के कि जो कुछ कर सकते हैं। क्या एक इंटरनेट कि अगर बन जाती तो 6 महीने में इनको गोली मार दी जाती। इस वक्त ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने खिलाफ हैं इस परिवार के कि जो कुछ कर सकते हैं। क्या एक इंटरनेशनल साजिश थी जो राहुल गांधी की जानकारी थी, वो किस आधार पे थी? नहीं, जानकारी तो नहीं, उस तो कहा कि भाई आप बनेंगे तो आपको तो लोग मार देंगे, मैं नहीं करूं, मैं आपको नहीं बनने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गोली मार दे। तो बेटा कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो दाद देता हूं कि उसने ही कहा अपनी माता की जान बचाने के लिए। अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी को रोकते नहीं तो क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती? नहीं, तो रोकते कैसे नहीं, रोक तो दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो नहीं कहते ये बात, क्योंकि एलाइज का दबाव था, मैंडेट सोनिया गांधी को मिला था, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था, क्या राहुल गांधी नहीं रोकते तो वो देश के प्रधानमंत्री होते? क्यों नहीं रोकते? उनका अपना मन क्या कहता? अरे राहुल गांधी थे कहां, वो तो मजबूत है यहाँ, तो फैसला कैसे होता? कोई हवा तो नहीं उड़ रहे थे, वहीं बैठे थे घर में। प्रियंका गांधी की क्या राय थी? क्या हाल है? प्रियंका गांधी की क्या राय थी इस पे? अभी उनकी राय क्या थी? सभी परेशान थे उनके परिवार के लोग, और क्यों नहीं परेशान होते?
वो सब जानते थे कि भाई क्या होगा। आपको क्या लगता है ये जो पूरा का पूरा जो उस दिन सेंट्रल हॉल के अंदर हुआ, वो क्या एक वेल स्क्रिप्टेड ड्रामा था, या आप उसको वेल स्क्रिप्टेड चीज कहेंगे कि अंतरात्मा की आवाज शब्द का इस्तेमाल किया गया? क्या वो वाकई अंतरात्मा की आवाज थी या कुछ और? देखिए, जो मैंने किताब में लिखा है वही लिखा है, उससे आगे मैं जाऊंगा नहीं, पीछे नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं शब्द अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहा हूं सर। देखिए, मुझे दरअसल ये याद नहीं है, मैं जरूर था वहां और मुझे ये जो अल्फाज आपने किए जरूर इस्तेमाल किए होंगे उन्होंने, पर मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा क्योंकि मुझे जहन में नहीं था ये। एज ए लीडर आप राहुल गांधी को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, एक तो पॉलिटिक्स में आने के लिए ये पॉलिटिक्स 24 घंटे का काम है। पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम जॉब। आपको लगता है राहुल पार्ट टाइम जॉब? हाँ, ऐसा ही करते हैं कि चले जाते हैं, छुट्टी पे कम जाते हैं। और दूसरा, ये मसला फायर इन बेली करने के लिए। अब देखिए, इनको अगर मैं हो तो सलाह देता कि आपको कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर होना चाहिए आपको, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप जवान हैं, पार्टी है, आप चलाएंगे आगे 10, 15, 20 साल। तो उन्होंने नहीं मंजूर किया, मुझे पता नहीं क्यों नहीं किया, पर ये इंप्रेशन हुआ कि भाई ये चाहते नहीं है इसका करने के लिए। और कई मिसाल है। और दूसरे कि उम्मीद सबको थी कि जो 2014 के चुनाव होंगे उसमें इनको बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, मगर वो हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी 206 से हो गई 44। तो जिम्मेदारी किसकी? ये लोग कहेंगे भाई आप तो नेता थे, आप हमारे चीफ कैंपेनर थे, तो हमारी ये हालत हो गई। तो इसलिए अब जैसे कि उत्तराखंड में 3 सीट जीत गई है कांग्रेस बाई इलेक्शन में, तो निर्भर होगा आगे क्या होता है। ये जो चुनाव आ रहे हैं असेंबलियों के, महाराष्ट्र के, हाँ 4-5 जो आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में, अगर कांग्रेस वोट बढ़ जाती है तो एक नजारा है, घट जाती है तो दूसरा नजारा है। एक असलियत ये कि अगर इस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और राहुल नहीं हो तो ये पार्टी कल ही खत्म हो जाएगी। आप अभी भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड है ना? प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट होकर आए थे, इंदिरा गांधी इलेक्ट हुई थी, राहुल गांधी इलेक्ट हुए थे, सोनिया गांधी इलेक्ट हुई थी, संजय गांधी इलेक्ट हुए, राहुल गांधी इलेक्ट हुए। तो किसी ने थोप तो नहीं दिया इनको। पार्टी जानती है कि भाई इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, आज से नहीं 60 वर्ष से चल रहा है ये। तो ये मैं नहीं मंजूर करता, क्योंकि ये इलेक्टेड है और बहुत बड़ी बहुमत से इलेक्टेड होते हैं हर दफे। मेरे मतभेद हों दूसरी बात है, असलियत तो ये है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए? सिंस आप गांधी परिवार को इतने लंबे समय से जानते हैं, आपने जवाहरलाल जी, इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी के साथ और सोनिया जी के साथ, सबके साथ काम किया है। इसका तो फैसला उनके परिवार करेगा ना। अगर मान लीजिए वो आ गई तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? तो जो फैसला करेंगे वो सोनिया जी और दोनों बच्चे साथ बैठे करेंगे। क्या फैसला होगा? आपको लगता है वो आएंगी? ये मैं नहीं कह सकता। संभावनाएं हैं? ये भी नहीं कह सकता मैं, ये तो फैसला उनका ही है। सोनिया गांधी ने कहा है अपने रिस्पांस में, और सोनिया गांधी बहुत कम बोलती हैं, आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह, लेकिन आपकी बुक पर रिस्पांस दिया है। आपको लगता है ये रिस्पांस क्यों था? क्या वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि मैं तो चाहता हूं कि उनकी किताब वो कल ही आ जाए, उनको लिखनी चाहिए। ऐतिहासिक हस्ती है, दुनिया जानना चाहती है उनके विचार क्या है। और जब मैं उनके नजदीक था, मैं कहता कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, उन्होंने मैंने कहा, तो मैंने कहा मैं लिखूंगा बायोग्राफी, उन्होंने नहीं प्रियंका लिख रही है, तो मैंने दोनों साथ करके लिखेंगे। इसी महान हस्ती को लिखनी चाहिए, और मैं तो बड़ा खुश हूं कि उन्होंने ये कहा कि वो लिखेंगे, लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वो पुस्तक लिखेंगे और जवाब देंगे, क्या आपको उनके जवाब का इंतजार है? बिल्कुल, क्यों नहीं इंतजार है। सारे देश को इंतजार है, जरूर लिखनी चाहिए उनको किताब। और अगर उसमें ऐसी कोई किताब हो जो कि वो कहें कि मैंने गलत काम किया, अगर किया होगा तो मैं मंजूर कर लूंगा।
मनमोहन सिंह ने 3 बातें कही हैं आपके इस पुस्तक को लेकर कि प्राइवेट कन्वर्सेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये एक मार्केटिंग गिमिक है और कोई फाइलें ट्रैवल नहीं करती थी 10 जनपद तक। इन 3 चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह वैसे भी उनको मौन मोहन सिंह कहा जाता है, उन्होंने भी अपना मौन तोड़ा है। देखिए, मनमोहन सिंह जी ये कहते कहाँ फाइल भेज रहा था मैं, कहते हिम्मत होती तो कह दे। उन्होंने कहा नहीं, जो संजय बारू जो काम कर रहा है उनके साथ 6 साल, उसने तो कह दिया, उसके खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने भाई सोने जी ने कहा तो मैं भी कुछ कर दूं। और फिर दूसरा हुआ क्या आपने क्या पूछा दूसरा? प्राइवेट कन्वर्सेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए। साहब, अगर आप इतने महान लीडर हैं, कैनेडी की बायोग्राफी पढ़ लीजिए। ये थोड़ी कहा है उसने कि वो कृष्ण भगवान थे, सारी प्राइवेट लाइफ उसकी लिखी हुई है कि फ्लेंडर थे। ये पढ़ लीजिए किसिंगर की किताब, हर चीज जो बातचीत हुई है उसने लिखी हुई अपनी किताबों की। प्रेसिडेंट से क्या बात हुई, प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई, दुनिया भर के लोगों से की। जे.एन. दीक्षित थे, उन्होंने जो श्रीलंका पर किताब लिखी है, सारी जो बातचीतें उनकी राहुल गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, मेरे साथ, जयवर्धन के साथ सब लिखी हुई है। तो ये क्या मतलब करनी प्राइवेट? देखिए, बड़े पॉलिटिशियन की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, बड़े स्टेट प्राइवेट नहीं होती, दे आर पब्लिक फिगर्स। और ये इतिहास का हक है कि ये बातें लिखी जाएं। आपने ये भी कहा है कि राजीव गांधी आपके साथ कभी ऐसा नहीं करते, ये आपने क्या सोचकर लिखा? उन्होंने किया नहीं। मैं राजीव गांधी करते, मैं इंदिरा जी करती, मैं जवाहरलाल जी करते। मैंने लिखा है, मैंने अभी कहा टीवी में मैंने इंटरव्यू दी है राजीव गांधी के लिए। बहुत सज्जन, बहुत बड़े दिल के इंसान थे। मैं जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने आंसू बहाए। आपने कहा कोई इंडियन ऐसा नहीं करता, तो कहीं आप सवाल उठा रहे हैं कि सोनिया गांधी? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि इटालियन ओरिजिन की हैं। मैंने जवाब दिया, हमारी परंपरा है कि आपसे उम्र के बड़े हों, उनका सम्मान किया जाता है, उनको सेवा नहीं किया जाता है। और दरअसल है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा ये है कि ऐसा होता नहीं है। तो जो मैंने किताब लिखा है उससे आगे जाऊंगा नहीं मैं। आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे उसको ना? सर, अगर श्रीलंका की हम बात करें तो क्या प्रभाकरण ने डबल क्रॉस किया था इंडिया को या फिर राजीव गांधी को? हाँ, एक दफा नहीं, 2 दफे, और हमारे हाई कमिश्नर को 3 दफे। और मैंने कहा था, जब मैंने कहा आपको वचन दिया है, इसके वचन कोई माने नहीं है, ये धोखा देगा आपको। उन्होंने कहा नहीं, मेरे से कह दिया है। तो मैंने कहा आपने कुछ लिखवाया है कि क्या लिखवाऊं? प्राइम मिनिस्टर से मुझे कह दिया है। मैंने कहा आपकी मर्जी है। और मगर वो चाहते थे, देखिए, अगर हिंद महासागर में कोई और देश दखल दे, और दखल दे रहे थे, अमेरिका दखल दे रहा था, चाहते थे वॉइस ऑफ अमेरिका लग जाए वहां, इंग्लैंड कर रहा था, चाइना कर रहा था, इजराइल कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा था, तो हिंदुस्तान तो आंख नहीं मीच सकता। ये तो पड़ोसी मुल्क है और इंडियन ओशन में है, तो हमको तो कुछ करना है उसके लिए। वो चाहते थे कि भाई ये दंगा है सिंगालाओं में, तमिल में, उसको हल निकाला जाए, मगर वो पॉलिसी कोई कोहेजन नहीं रहा। बहुत सारी एजेंसी उसमें आ गई। फिर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे एम.जी. रामचंद्रन, बहुत बड़ी हस्ती थे। अब उनकी तमिलनाडु की एक श्रीलंका पॉलिसी और भारतवर्ष की एक श्रीलंका पॉलिसी, तो इससे इतना कंफ्यूजन हो गया और अलग अलग एजेंसीज ये हुई इसकी वजह से। क्या प्रभाकरण को पैसे दिए गए थे और राजीव गांधी उनसे अशोका होटल में मिले थे? नहीं, वो अशोका होटल में नहीं, पैसे तो नहीं दिए। अशोका होटल में ठहरे थे और फिर उनसे मिलने आए थे। और मैं मिला उनसे, वो 1 डायमेंशनल था, जिद्दी था बस। मैंने उनसे कहा, चिदम्बरम साहब में गए थे पहले 86 में, उनको रामचंद्रन जी लाए थे, तो हमने कहा भाई आप हिंदुस्तान की फौज और लंका की फौज के सामने लड़ेंगे? कि हाँ, क्या मर जाऊंगा और क्या है। तो मुझे ऐसा आदमी मिले हैं तो यू टेक हिम सीरियसली कि भाई पता नहीं क्या कर देगा। और उसने जो हमारे जो मैसेजेस थे उसको इंटरसेप्ट कर रहा था वो। तो हमारे लोगों को 15,000 हमारे अफसर मारे गए वहां। क्या कारण था कि आईपीकेएफ बिना कैबिनेट के फैसले के भेजी गई थी? देखिए, वो ये हम उसी कोलंबो में थे,
और आपको समय में कुछ राजीव और चाइना के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ खत्म होने के पहले, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाइना कोई जिक्र नहीं करता। श्रीलंका वॉज अ ट्रेजेडी, चाइना वॉज अ ट्रायम्फ। जो उन्होंने कमाल किया, आज तक 26 साल से हिंदुस्तान की सीमा शांत है, एक गोल्डन। इसीलिए ये राजीव गांधी की देन है। श्रीलंका का सवाल ये है कि जब वो एग्रीमेंट साइन हो गया तो उन्होंने एक रिसेप्शन दिया जयवर्धने साहब ने अपने मकान में। इसकी वो था अरेबियन सी के सामने, बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ नरसिम्हा राव साहब भी गए थे इसमें। उन्होंने राजीव जी से कहा था कि देखिए चिदम्बरम में तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, आप दो ले चलिए, बड़े तिवारी जी को और नरसिम्हा राव जी को। तो तिवारी तो नहीं आ पाए, तो वो हम वहाँ खड़े थे नरसिम्हा राव और मैं, और वहाँ राजीव जी से कुछ बात कर रहे थे लोग, हमारे अफसर, श्रीलंका के अफसर और जयवर्धने साहब। तो नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि भाई जरा पता करो क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कहा आप चले जाइए, पूछ लीजिए कहीं मेरे से जाओ। मैं गया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर पूछा कि सर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा है कि सारे श्रीलंका में आग लगी हुई है, और अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो ये देश नष्ट हो जाएगा बिल्कुल 24 घंटे के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें कुछ मदद दीजिए, फौज भेजिए। तो मैंने फैसला कर लिया है फौज भेजने का, एक बड़ी ज़रूरत है। तो मैंने कहा कल तक इंतजार कर लेते आप कभी देर के लिए। तो उन्होंने कहा भाई वक्त नहीं है इसका, मुझे करना पड़ा। और इसी श्रीलंका ये प्रभाकरन ने जो धोखा दिया, देखिए प्रभाकरन को ये पता लग गया कि 1991 में राजीव गांधी वापस आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, अब दो राय नहीं थी। उसने अगर ये आ गए तो मैं हूंगा पहली शिकार। तो उन्होंने हत्या कर दी। समझौता कराने में राजीव गांधी ने हमें जान दे दी। आता है सवाल चाइना का। 8 महीने तैयारी की। मैं जब उन्होंने बनाया एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर स्टेट, उनको पहले था स्टील मिनिस्टर, वो फट लाया। तो मैंने कहा आपकी प्राथमिकता क्या है। उन्होंने कहा नटवर आप बताइए। मैंने कहा मेरी ये है, हमारे इस वक्त रिश्ते अमेरिका से खराब है, पाकिस्तान से खराब है, चाइना से खराब है। तो हम आप समझते कि हम डिप्लोमेट क्या करें, तो क्या राय आपकी। मैंने कहा आप चाइना टूर प्लान करिए। आप हैं जवाहरलाल जी के ग्रैंडसन, इंदिरा जी के बेटे हैं, आपके 413 लोग MP है, कभी नहीं होगा। ये कोई नहीं कहेगा कि आपने सेल आउट कर दिया। मगर मैंने कहा ये और सुन लीजिए कि हमारी सरकार में एक लॉबी है, वो बड़ी पावरफुल है, बड़े खिलाफ है आपके चाइना जाने के लिए। उसमें है नरसिम्हा राव साहब, उसमें जी पार्थसारथी साहब स्वर्गीय है, उसमें डॉक्टर S. गोपाल, राधाकृष्ण के। ये नहीं चाहते कि आप वहां जाएं। और नरसिम्हा राव जी ने मुझसे खुद कहा कि नरसिम्हा क्या कर रहे हो तुम, क्यों ले जा रहे हो इनको, इलेक्शन डालने वाले नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा साहब मैंने तो कह दिया, मेरी राय उन्होंने मान ली है, हम तैयारी कर रहे हैं। तो फिर तैयारी करके देखिए एक एक ब्रीफ उनकी उंगलियों पर था याद, एवरी फैक्ट। और बात करनी किसी थी तंग शॉपिंग, जो सबसे बड़ा लीडर चाइना का, 50 वर्ष से कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, और ये आधी उम्र के। तो उन्होंने जो उनसे बातचीत की तो कोई नर्वस नहीं थे, बराबर की बातचीत की करके खुल के। और उन्होंने भी कहा कि आप जो उनकी बातचीत हुई, मेरी किताब चाइना डायरी में लिखी है मैंने। उन्होंने कहा देखिए जो हुआ है हमारा सरहद का, उसको अनंत की बातचीत की करके खुल के। और उन्होंने भी कहा कि आप जो उनकी बातचीत हुई, मेरी किताब चाइना डायरी में लिखी है मैंने। उन्होंने कहा देखिए जो हुआ है हमारा सरहद का, उसको अलग छोड़ दीजिए, उसको बाद में करेंगे, पर और करिए आगे, तिजारत करनी चाहिए, एजुकेशन करनी चाहिए, साइंटिफिक एक्सचेंज होना चाहिए, आपके लोग आए हम वहाँ आए, और बॉर्डर शांत रहेगा। तो 3 एग्रीमेंट साइन हो गए, और के बॉर्डर पर एक ग्रुप बनेगा, उसको देखता रहेगा। मगर ये राजीव गांधी साहब की देन है कि 26 साल से आपकी सरहद पर शांति है, और सब इनसे बड़े प्रभावित हुए जब वहां गए चाइना के अंदर कि भाई ये सही माने में एक जवान डायनामिक लीडर है, दो राय नहीं। आखिरी 2 सवाल सर, आपने पुस्तक में मोदी के बारे में लिखा है कि किस तरह आपकी मुलाकात हुई, किस तरह आपने सार्क कंट्रीज के बारे में उनसे कहा। क्या आपको लगता है कि मोदी देश का सर इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठा पाएंगे, जिस तरह से वो डिप्लोमेसी को हैंडल कर रहे हैं, और क्या डिप्लोमेसी के लिए अच्छे दिन आ गए हैं? नहीं, उन्होंने वो तो देखिए, एक तो उनके अभी
कम ही है अनुभवी लोगों की, सिवाय 2-4 बड़े लीडर हैं। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाया है। अब वो जो फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है तो बहुत बड़ा काम है, किसी और को जाना पड़ेगा। मुझे ये आश्चर्य हुआ कि ये ब्राजील गए तो अपने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को नहीं ले गए, ले जाना चाहिए था, क्योंकि बारी सब प्रेसिडेंट लोगों को लाए थे वहां। तो इनको मौका मिलता है उन सबसे मिलने का, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर से, साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर से। तो मेरी समझ में पता नहीं किसने राय दी, फॉरेन मिनिस्टर को ले जाना चाहिए था। इसके अलावा आपको क्या लगता है, मोदी देश को एक नया विजन दे पाएंगे? देखिए, उन्होंने जो चुनाव में तो सारे हिंदुस्तान को साबित कर दिया कि उनका जो विजन है वो है, इसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। आखिरी सवाल सर, आपने एक लाइट सवाल पूछूंगा। आपने अपनी बायोग्राफी में लिखा है मिरांडा हाउस में अपने फर्स्ट क्रश के बारे में, सागरी। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? 50 बरस हो गए। 50 बरस हो गए। और उसके बाद कभी आप टच में रहे? नहीं, मेरी खताबत होती थी उनसे। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद तो हमने खत्म कर दी। और बहुत ही खूबसूरत तो थी, बहुत अच्छी लेडी थी। बहुत तो पहला प्यार कैसा होता है? आपने किया है कभी? मुझे पहला प्यार नहीं हुआ सर। तो दूसरा हुआ है, तो कैसा हुआ? जैसा आपको वैसे मुझे हुआ। मैं आपसे पूछ, तो मैं कह रहा हूँ बड़ा आनंद आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि आप शतायु हों और ऐसे ही पुस्तकें लिखते रहें और हम सबको ऐसे ही आनंदित करते रहें, ऐसे ही इंटरव्यू देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मई 2004 का जिक्र किया जब अपनी पुस्तक के अंदर, जब सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। क्या वो अंतरात्मा की आवाज थी, त्याग था या कुछ और था? लेकिन और ये था कि राहुल गांधी साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं बनने दूंगा, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरी दादी की हत्या हो गई, आपकी भी हो जाएगी, और बतौर बेटे के मैं ये आपको नहीं होने दूंगा। और मैं दाद देता हूं राहुल को कि मैं ऐसा किया अपनी मदर के लिए। और आगे, और ये मैं मानता हूं कि अगर बन जाती है तो 6 महीने में इनको गोली मार दी जाती। इस वक्त ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने खिलाफ हैं इस परिवार के कि जो कुछ कर सकते हैं। क्या एक इंटरनेशनल साजिश थी? जो राहुल गांधी की जानकारी थी वो किस आधार पे थी? नहीं, जानकारी तो नहीं। उसने कहा कि भाई आप बनेंगे तो आपको तो लोग मार देंगे, मैं नहीं करूं, मैं आपको नहीं बनने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गोली मार दे। तो बेटा कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो दाद देता हूं कि उसने कहा अपनी माता की जान बचाने के लिए। आपको क्या लगता है, ये जो पूरा का पूरा जो उस दिन सेंट्रल हॉल के अंदर हुआ, वो क्या एक वेल स्क्रिप्टेड ड्रामा था, या आप उसको वेल स्क्रिप्टेड चीज कहेंगे कि अंतरात्मा की आवाज शब्द का इस्तेमाल किया गया? क्या वो वाकई अंतरात्मा की आवाज थी या कुछ और? देखिए, जो मैंने किताब में लिखा है वही लिखा है, उससे आगे मैं जाऊंगा नहीं, पीछे नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं शब्द अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहा हूं सर। देखिए, मुझे दरअसल ये याद नहीं है, मैं जरूर था वहां, और मुझे ये जो अल्फाज आपने किए जरूर इस्तेमाल किए होंगे उन्होंने, पर मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं था। ये सभी राजनीतिक फैसले 10 जनपद में होते थे, यहां तक कि जो फाइलें थी वो 10 जनपद जाया करती थी। ये किस आधार पर लिखा? देखिए, ऐसा है कि 10 साल तक नंबर 1 कौन थे? 10 नंबर 7 नंबर तो नहीं था, और मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था उन्होंने। तो मनमोहन सिंह जी तो टक्कर लेते नहीं, टक्कर जरूरत नहीं थी। अब कोई फाइल जाती थी, जैसे कि इनका नाम लिया है, क्या नाम है इनका, चैटर्जी जी, पुलक चैटर्जी ले जाते थे, तो वो हम कोई खाना खाने नहीं जाते थे, कोई फाइल हमको दिखाने जाते थे, वो आती थी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जाती थी। और मेरे साथ ही एक वाकया हुआ, उन्होंने एक दफा कहा कि आपके यहाँ एक फाइल है जिसमें डिफेंस की डील की बात कर रही है, आप सब शामिल हो रहे हैं। मैंने कहा, आपने मेरे फाइल के दस्तखत देखे और आपको पता कैसे लगा?
आपने जिक्र किया है कि आपके ऑफिस में कोई मोल था जो 10 जनपद को जानकारी देता था, ये मोल कौन था? देखिए, वो मौत के घाट पे उतरे हुए हैं, 90 साल से ऊपर है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सोनिया क्या बहुत कठोर हैं अपने फैसले? हाँ, फैसले को है, उसको दो राय नहीं। कोई ऐसे फैसले बताएंगे जहां पे आपको उनकी कठोरता? नहीं, जो न व्यवहार किया अर्जुन सिंह जी के साथ, अच्छा व्यवहार नहीं किया उनके साथ, बहुत दुखी हुए। अंत में दुखी से जाते जाते हो? बहुत दुखी थे। आपसे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मिलने आए जी। जब प्रियंका जी ने आपको टेलीफोन किया तब आपको पता था या एहसास हो चुका था कि ये मुलाकात के संदर्भ में हो रही है? 28 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में मेरी एक इंटरव्यू आई। उसमें इंटरव्यू में उसने पूछा, मिस्टर मनोज हैं उसके शायद इकोनॉमिक टाइम्स के, कि आप के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है और आपको तंग किया गया है तो आप बहुत बिटर होंगे, तो क्या लिखेंगे? मेरे भाई, मैं बिटर तो नहीं होता, मेरा स्वभाव ही नहीं बिटर में, क्या एक तो जिंदगी दी है उसको जाया करो बिटरनेस में या बदला लेने में, मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, असलियत तो मैं लिखूंगा, इसमें दो राय नहीं है। तो उसी दिन सुबह सुमन दुबे जी का टेलीफोन आया कि भाई आप ये अखबार में कुछ आया, मैंने पढ़ा नहीं, आप सोनी जी से मिल लीजिए आज शाम को। मैं भाई आज शाम को तो नहीं मिल सकता मैं। फिर आया प्रियंका का टेलीफोन कि मिल सकती हूँ आपसे मैं कहा नहीं, 1 हफ्ते के बाद मिल सकता हूँ आपको। तो 6 तारीख मई को फिर टेलीफोन आया प्रियंका का कि मैं आ सकता, मैंने कहा जरूर आइए। 7 तारीख को आ गई वो, हमारे घर बातचीत हुई उनसे। मैंने पूछा बच्चे कैसे हैं, कि ठीक है बड़े हो रहे हैं। मैंने कैसा हुआ मेथी और उसमें रायबरेली में, उन्होंने कहा अच्छी तरह है, जीत जाएंगे। और कहीं मैं कह सकती है, उन्होंने कहा मैं दिल्ली में क्या हूँ? उन्होंने कहा दिल्ली में तो लगता है कि हमारी सीट नहीं आएंगी क्या। तो फिर मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माता जी ने भेजा है आपके पास, और आपकी जो ऑटोबायोग्राफी आने वाली है उसमें आप क्या जिक्र करेंगे जो मई 2004 में हुआ। मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा मेरी कोई किताब तो एडिट नहीं कर सकता, और मैंने कोई आई नॉट इट बिलो द बेल्ट, यार मैं कोई अच्छी बात करूंगा ना कोई चीप बात करूंगा, पर ये रोज जो सत्य हो तो लिखनी पड़ेगी। सोनिया गांधी भी आई उसके थोड़े बाद वो आ गई। तो जब वो आई तो मैंने कहा कि भाई बहुत कमाल है, आप स्वागत है आपका। और बैठ गई, बहुत अच्छी तरह से बैठ गई। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत आपने मुझे बहुत इज्जत दी कि आप आई हैं, ज़्यादा आप जाती नहीं है और 8 वर्ष से मेरे यहाँ भी नहीं आई है। और मैंने कहा जो कुछ हुआ है मैंने बता दिया है प्रियंका को। तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था जो कुछ आपके साथ व्यवहार हुआ है। तो क्या आपको लगता है उनको पता नहीं होगा? ठहरिए, तो मैंने उनसे ये कहा कि ये तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आपके बगैर तो कांग्रेस की पत्ती नहीं हिलती, ना सरकार में हिलती। तो ये देखिए, और मैंने कहा मनमोहन सिंह जी की तो हिम्मत नहीं होती कि मुझे उंगली उठा दे अगर आप मंजूरी नहीं होती। ये असलियत है। एज ए लीडर आप राहुल गांधी को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, एक तो पॉलिटिक्स में आने के लिए ये पॉलिटिक्स 24 घंटे का काम है। पॉलिटिक्स नॉट पार्ट टाइम जॉब। आपको लगता है राहुल पार्ट टाइम जॉब? हाँ, ऐसे ही करते हैं, चले जाते हैं छुट्टी पे, कम जाते हैं। और दूसरा ये मस्ट फायर इन योर बेली करने के लिए। अब देखिए, इनको अगर मैं हो तो सलाह देता कि आपको कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर होना चाहिए आपको, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप जवान हैं, पार्टी है, आप चलाएंगे आगे 10, 15, 20 साल। तो उन्होंने नहीं मंजूर किया, मुझे पता नहीं क्यों नहीं किया, पर ये इंप्रेशन हुआ कि भाई ये चाहते नहीं है इसका करने के लिए। और कई मिसाल है। और दूसरे कि उम्मीद सबको थी कि जो 2014 के चुनाव होंगे उसमें इनको बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, मगर वो हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी 206 से हो गई 44। तो जिम्मेदारी किसकी? ये लोग कहेंगे भाई आप तो नेता थे, आप हमारे चीफ कैंपेनर थे, तो हमारी ये हालत हो गई। तो इसलिए अब जैसे उत्तराखंड में 3 सीट जीत गई है कांग्रेस बाई इलेक्शन में, तो निर्भर होगा आगे क्या होता है। ये जो चुनाव आ रहे हैं असेंबलियों के, महाराष्ट्र के, हाँ 4-5 जो आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में,
जी। अगर कांग्रेस वोट बढ़ जाती है तो एक नजारा है, घट जाती है तो दूसरा नजारा है। एक असलियत ये कि अगर इस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और राहुल नहीं हो तो ये पार्टी कल ही खत्म हो जाएगी। आप अभी भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड है ना, प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट होके आए थे, इंदिरा गांधी इलेक्ट हुई थी, राहुल गांधी इलेक्ट हुए थे, सोनिया गांधी इलेक्ट हुई थी, संजय गांधी इलेक्ट हुए, राहुल गांधी इलेक्ट हुए। तो किसी ने थोप तो नहीं दिया इनको। पार्टी जानती है कि भाई इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, आज से नहीं 60 वर्ष से चल रहा है ये। तो ये मैं नहीं मंजूर करता, क्योंकि ये इलेक्टेड है और बहुत बड़ी बहुमत से इलेक्टेड होते हैं हर दफे। मेरे मतभेद हों दूसरी बात है, असलियत तो ये है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए? सिंस आप गांधी परिवार को इतने लंबे समय से जानते हैं, आपने जवाहरलाल जी, इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी के साथ और सोनिया जी के साथ, सबके साथ काम किया है। नहीं, इसका तो फैसला उनका परिवार करेगा ना। अगर मान लीजिए वो आ गई तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? तो जो फैसला करेंगे वो सोनिया जी और दोनों बच्चे साथ बैठे करेंगे। क्या फैसला होगा? आपको लगता है वो आएंगी? ये मैं नहीं कह सकता। संभावनाएं हैं? ये भी नहीं कह सकता मैं, ये तो फैसला उनका ही है। मनमोहन सिंह को स्पाइनलेस लिखा है और ये भी लिखा है डिसेंट। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हो सकता है, बहुत अच्छे आदमी है और रीढ़ की हड्डी में जोर नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में जोर नहीं है। तो होता तो क्यों ये हालत होती? 10 साल में आपको कहां कहां लगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में जोर नहीं? हर जगह लगा। आप बता दीजिए कहां नहीं लगा। आप अगर देखिए कि अगर वो जब राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ दी टेलीविजन का, कहा नॉन भेज दो वेस्ट फॉर बास्केट में, तो मैं उम्मीद करता था कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दे देंगे। भाई कोई भी स्वाभिमान का आदमी कहता है भाई ये क्या है, मंजूर नहीं है हमको। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो राजीव गांधी राहुल के नीचे काम करने को तैयार हूं। लेकिन आप उनको डिसेंट भी मानते हैं, आप उनको स्पाइनलेस भी मानते हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है। आप कैसे उनको डिफाइन करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर? और आपको क्या लगता है सोनिया गांधी और उनके वर्किंग रिलेशंस कैसे थे? नहीं, मेरे ख्याल वकील अच्छे थे, वो जाते थे उनके पास पूछने के लिए, मगर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे बगैर सोनिया गांधी के अप्रूवल के। और देखिए, हर एक इंसान में मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होती है। मेरी एक पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी राजस्थानियत, हिंदुस्तानियत, इंसानियत, इसमें कोई टकराव नहीं है। हो सकता है टकराव, तो इसलिए मनमोहन सिंह जी इसमें दो राय नहीं कि बहुत ही सज्जन ईमानदार आदमी है। और कुछ कमजोरियां भी हो सकती है जो हम सब में होती है, और कमजोरी ये है कि वो अपने डट नहीं जाते कि भाई ये फैसला मेरा है। जैसे न्यूक्लियर डील का उन्होंने कहा है, अगर आप पढ़ें कॉन्डलीसा राइस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, उन्होंने लिखा है अगर नेटवर्क से नहीं हो तो जो डील आगे बढ़ता ही नहीं। बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह ने कह दिया कि ये तो मैंने करवाया था। फिर मैंने लिखा है भाई कहाँ करवाया था आपने, तो पढ़ तो लो इसको। और जब वो अमेरिकन ने गोल पोस्ट हटाए तो मैंने कहा ये गलत हो रहा है। मैंने चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को, तो ये गलत काम हो रहा है। इसके लिए जब मैं वापस आया वहां से, ये जब डील की बातचीत हो गई, मनमोहन सिंह भी थे और हम भी थे, प्रेसिडेंट बुश से मिल के आए, तो मुझे सोनिया जी ने कहा कि कैसे मंजूर कर लिया आपने इसको? आपको नहीं पता कि यहाँ ये हिंदू प्रेसिडेंट बुश से मिल के आए, तो मुझे सोनिया जी ने कहा कि कैसे मंजूर कर लिया आपने इसको? आपको नहीं पता कि यहाँ ये हिंदुस्तान में एंटी अमेरिकन फीलिंग है नीचे नीचे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर तो वहां थे, तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट मी? फिर 6 महीने बाद बदल गई जब वो मुझसे बुश आए यहाँ। क्यों बदली? अब ये उनसे पूछ लीजिए आप, मैंने तो पूछा नहीं उनसे। मनमोहन सिंह ने 3 बातें कही हैं आपके इस स्टेटमेंट को लेकर, आपकी पुस्तक को लेकर, कि प्राइवेट कन्वर्सेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये एक मार्केटिंग गिमिक है, और कोई फाइलें ट्रैवल नहीं करती थी 10 जनपद तक। इन 3 चीजों के बारे में आप क्या कहते हैं? मनमोहन सिंह वैसे भी
उनको मनमोहन सिंह कहा जाता है, उन्होंने भी अपना मौन तोड़ा है। देखिए, मनमोहन सिंह जी ये कहते कहाँ फाइल भेज रहा था मैं, कहते हिम्मत होती तो कह दें। उन्होंने कहा नहीं, जो संजय बारू जो काम कर रहा है उनके साथ 6 साल, उसने तो कह दिया, उसके खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने भाई सोने जी ने कहा तो मैं भी कुछ कर दूं। और फिर दूसरा हुआ क्या आपने क्या पूछा दूसरा? प्राइवेट कन्वर्सेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, अगर आप इतने महान लीडर हैं, केनेडी की बायोग्राफी पढ़ लीजिए। ये थोड़ी कहा है उन्होंने कि वो कृष्ण भगवान थे, सारी प्राइवेट लाइफ उसकी लिखी हुई है कि फ्लेंडर थे। ये पढ़ लीजिए किसिंगर की किताब, हर चीज जो बातचीत हुई है उसने लिखी हुई अपनी किताबों की। प्रेसिडेंट से क्या बात हुई, प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई, दुनिया भर के लोगों से की। JN दीक्षित थे, उन्होंने जो श्रीलंका पर किताब लिखी है, सारी जो बातचीतें उनकी राहुल गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, मेरे साथ, जयवर्धन के साथ सब लिखी हुई है। तो ये क्या मतलब करनी प्राइवेट? देखिए, बड़े पॉलिटिशियन की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, बड़े स्टेट प्राइवेट नहीं होती, दे आर पब्लिक फिगर्स। और ये इतिहास का हक है कि ये बातें लिखी जाए।